टॉप स्टार एजुकेशन क्लासेस की ओर से मैं सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोग मुझे जानते ही हैं, मैं हूं आपका वही प्यारा सा प्रोफेशनल दोस्त युवराज। और आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग किसी भी स्टडी टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करेंगे, बल्कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि एग्जामिनेशन में हमें पेपर की अटेम्प्टेशन कैसे करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि हमें अटेम्प्टेशन कैसे करनी है। सबसे पहली बात, जब भी एग्जामिनर आपको शीट पकड़ाता है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप में आपको साइड लाइंस लगानी है, यानी आपको उस शीट के दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस पे जो है लाइंस लगानी है। जिससे कि क्या होता है, इससे फर्क क्या पड़ता है कि जब एग्जामिनर आपके पेपर को चेक करता है तो उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है कि आपने लाइन कहाँ से शुरू की है और कहाँ पे ख़त्म है। तो इससे ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि वो बहुत खुश होता है, इजीली वो पढ़ पाता है, उसका टाइम कम कंज्यूम होता है, इस वजह से आपको जो है वो फुल मार्क्स दे देता है। तो सबसे पहले आपको साइड लाइंस लगानी है। इसके बाद हैंड राइटिंग। आप याद रखिए कि जब भी आप कोई भी पेपर देते हैं, चाहे वो आपके स्कूल लेवल का एग्जाम हो, कॉलेज लेवल का एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो, आपको अपनी हैंड राइटिंग पर फोकस करना है कि आपको अपनी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी तरीके से पेश करनी है। हैंड राइटिंग का फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रोल होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हैंड राइटिंग से ही चीज़ें क्लियर होती है कि वाकई आपने लिखा क्या है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स जिनकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं भी है तो भी मेरे पास आपके लिए एक सॉल्यूशन है। तो आप सुनना चाहोगे? सॉल्यूशन ये है कि आपको, अगर आपकी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी उतनी साफ नहीं है तो आपको सिर्फ कुछ चीज़ों पर वर्क करना है। सबसे पहला, आपको कैपिटल बड़े बड़े जो है अक्षरों में आपको लिखना है, क्योंकि बड़े बड़े अक्षरों में ये होता है कि अच्छे से क्लियर हो जाता है कि कौन सा वर्ड हमने लिखा हुआ है। कई लोगों को यहाँ पर ये मानना होता है कि जो छोटी छोटी हैंडराइटिंग्स होती है वो बहुत सुंदर दिखती है। हाँ, सुंदर तो दिखती है, लेकिन अगर उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, यानी कि वो काफ़ी छोटी है, तो वहाँ पर आपके मार्क्स कटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए छोटी हैंडराइटिंग वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान से सुनिए, आपको अपने वर्ड्स को थोड़ा थोड़ा बड़ा करके लिखना है, क्योंकि वो इजीली पढ़े जा सकते हैं। इसके अलावा जिनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है वो और क्या कर सकते हैं, उनको एक सुइटेबल गैप्स देने हैं। जैसे कि एक वर्ड आपने यहाँ पर लिखा, दूसरा वर्ड आप यहाँ पर लिखेंगे, तीसरा यहाँ पर, और कैपिटल मतलब बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना है। इससे क्या है कि आपकी हैंडराइटिंग तो साफ नहीं है, लेकिन आपने बड़ा बड़ा लिखा है और थोड़ा अच्छे से गैप मेंटेन करके लिखा है, तो एग्जामिनर आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, आपके अटेम्प्टेशन से खुश हो जाता है, क्योंकि वो इजीली पढ़ पा रहा है कि कौन सा शब्द क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तीसरा, इसके बाद आता है गैप्स। फ्रेंड्स, इस बात को आप जरा ध्यान में रखिए कि जब भी आप कोई भी एग्जाम देते हैं आपको गैप्स को मेंटेन करना है। गैप्स का मतलब ये नहीं है कि एक वर्ड के बाद आपको गैप देना है, वो तो हम सभी जानते हैं कि हमें हर एक क्वेश्चन के बाद गैप देना है, लेकिन गैप कितना देना है ये बात इंपॉर्टेंट है। कई लोग इस बात में ये सोचते हैं कि क्यों ना हम शीट बचाए, हम लोग ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन किया तो सेकंड क्वेश्चन उसके नीचे से शुरू करते हैं, एक लाइन छोड़ेंगे, इतनी कर लेते, बट नहीं, आपको सुइटेबल गैप्स को मेंटेन करना होता है। आपको मान लीजिए कोई सेक्शन बी है तो उसमें आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन करने के बाद 2 लाइंस का गैप आपको बीच में छोड़ना है। 2 लाइंस के गैप को कवर करने के बाद आपको वापस आना है तीसरी लाइन में। तीसरी लाइन में फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग करनी है। इस तरह से आपको गैप जो क्वेश्चंस के बीच में मेंटेन करना है। और इसके अलावा ये बात आप लोग जान लीजिए कि एक 1/3 रूल होता है। 1/3 रूल का क्या मतलब है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, कोई लॉन्ग क्वेश्चन लिखा या कोई आपने किसी सेक्शन को ओवर किया है, तो 1/3 रूल ये कहता है कि जब भी आपका कोई क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, मान लीजिए अगर वो आपके 1/3 आपके पेज के 1/3 से ज्यादा आए, यानी 1/3 आपके पेज से ज्यादा उसने कवर कर लिया है, तो आपको अगले क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो है उस पेज पे नहीं करनी, उससे नेक्स्ट पेज पे आप जाकर अगले क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। तो ये भी एक गैप रूल है जिसे आपको ध्यान रखना है। आपको जब आपका कोई भी क्वेश्चन है वो 1/3 से ज्यादा पेज कवर कर चुका है तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो है उससे अगले पेज से करनी है, ताकि क्लियरली एग्जामिनर इस बात को समझ सके कि कहाँ पर क्वेश्चन खत्म हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कहाँ पर शुरू होने वाला है। तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो इजीली
अपने जो है डिफरेंशिएट कर सकता है कि कहाँ पर एक सेक्शन ओवर हुआ है तो दूसरा सेक्शन दूसरे पेज पे स्टार्ट हो रहा है। ये सब चीजें जो है एग्जामिनर देख पाता है, इसलिए वो आपको अच्छे खासे मार्क्स दे देता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर की स्टूडेंट्स भूल जाते हैं वो ये है कि लाइन वाइज अटेम्प्टेशन करनी है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आया है, मैंने उसका सेक्शन ए रीड किया तो मैंने उसमें देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। मैंने उसमें देखा कि मुझे पहला तो आता नहीं, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा आता है, चौथा आता है, पांचवा भी आता है, छठा नहीं आता, सातवां आता है, आठवां नहीं आता। तो ऐसी सिचुएशंस में कई बार मैं क्या करता हूँ कि सीधा पहले तीसरे से स्टार्ट किया, सेक्शन ए लिख के, मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा सेक्शन ए और उसके बाद आपने यहाँ पे लिख दिया तीसरा क्वेश्चन का ये आंसर है, पांचवे का ये है, छठे का ये है, फिर चौथा यहाँ पर, दूसरा यहाँ पे, पहला यहाँ पे। अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट करोगे तो एग्जामिनर सीधा क्रॉस करेगा, क्योंकि ये किसी भी तरह से अच्छा अटेम्प्टेशन नहीं है। सबसे अच्छा अटेम्प्टेशन होता है, यहाँ पर क्या लिखा है, लाइन वाइज अटेम्प्टेशन, कि आपको लाइन वाइज जो है अटेम्प्टेशन करनी है। मान लीजिए सेक्शन ए है और मैं सेक्शन ए लिख रहा हूं तो मुझे पहले सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, फिर सेकंड, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। लेकिन ऐसे नहीं करना कि पहले तीसरा, पांचवा, चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला, ये सब चीजें नहीं करनी है। इससे ज्यादा खिचपिच होती है, होच-पोच होती है, जिसकी वजह से एग्जामिनर आपको कम मार्क्स दे देता है और आप रोते हो। इसलिए ये चीज नहीं करनी है, आपको लाइन वाइज लिखना है। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़ा वीक है स्टडी में, अगर आपको मान लीजिए पहला क्वेश्चन नहीं आता, दूसरा भी नहीं आता, तीसरा आता था, तब भी फ्रेंड्स, तब भी स्टूडेंट्स, तब भी क्लास, आपको इसी तरह से ही अटेम्प्ट करना है। पहला, दूसरा, तीसरा लिख के, तीसरे पे आप इसका आंसर लिख दीजिए, चौथे पे इसका आंसर लिख दीजिए, पांचवे पे इसमें नहीं आता तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। और ये इसी तरह से आपको करना है। और जब आपको इसका आंसर पता चल जाए, अगर आपको याद आ जाए या आप पूछ लें, पूछना तो खैर नहीं चाहिए एग्जाम में किसी से भी, आपको अपने ऑनेस्टी बेस पर करना चाहिए। बट अगर आपको पता चल जाए तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। नहीं पता चलता तब भी कुछ ना कुछ लिख कर ही आइए, उसे गैप आप ऐसे मत छोड़कर आइए, वहां पर कुछ ना कुछ लिख दीजिए, क्योंकि कई बार एग्जामिनर उतने अच्छे से चेक नहीं करता तो आपको जो है फुल मार्क्स तब भी मिल जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम लोग कहाँ पर थे कि लाइन वाइज आपको अटेम्प्टेशन यहाँ पर करनी है। इसके बाद जब आप लाइन वाइज अटेम्प्टेशन कर रहे हैं तो अब इसके बाद पॉइंट आता है कि स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन डी। अब आपको ये तो था कि क्वेश्चंस को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, तो हमने देखा कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का एक बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन ये था कि हमें लाइन वाइज अटेम्प्ट करना था। अब बात करते हैं कि हमें सेक्शंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन को अटेम्प्ट करने का सीधा साधा सॉल्यूशन यही है कि आपको सेक्शन डी से स्टार्ट करना है। डी, फिर सी, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन ए। बट इसमें भी आपको ये बात याद रखनी है, वही कंसिस्टेंसी वाली बात, कि आपको सेक्शन डी करना है, फिर सेक्शन सी ही करना है, उसके बाद बी, उसके बाद ए। ऐसा नहीं कि पहले आपने सेक्शन डी किया, फिर सेक्शन ए किया, फिर सेक्शन सी किया, फिर सेक्शन बी किया। ऐसे आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पर भी लाइन वाइज मेंटेन करना है, चाहे आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कीजिए, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में, बट एक कंसिस्टेंसी में, एक लाइन वाइज फॉर्म में आपको उसे करना है। तो सेक्शन डी से आपको स्टार्ट करने के लिए इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि सेक्शन डी से जब आप क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, एक केस बताता हूँ। कई सारे स्टूडेंट्स जो है ये बोलते हैं कि हम लोग मैं सेक्शन ए से स्टार्ट करता हूँ, बी किया, सी किया, डी पे आते आते मुझे क्वेश्चन आता था लेकिन टाइम नहीं बचा, लिख नहीं पाए। सेक्शन डी में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 2-2 10 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन थे, तो मेरे 30 मार्क्स कट गए, 20 मार्क्स कट गए, वो लिखने का टाइम ही नहीं मिला। तो उन चीजों से बचने के लिए हम सीधा सेक्शन डी से ही स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको एग्जामिनर शीट पकड़ाए, आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में डी सेक्शन देखिए कि आपको उसमें कौन कौन से आंसर्स आते हैं, फटाफट उसे लिखना स्टार्ट कीजिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। सेक्शन डी करने के बाद अब सेक्शन बी पर आइए, फिर सी पर, सेक्शन डी के बाद सेक्शन सी पर, फिर बी पर, उसके बाद ए पर। अब मान लीजिए टाइम ओवर हो गया, आप ए सेक्शन पे है और आपका ए सेक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, तब भी हद से ज्यादा आपके कितने मार्क्स कटेंगे? मुश्किल से आपके 10 मार्क्स ही कटेंगे, क्योंकि एक मार्क्स का तो सेक्शन ए होता है। तो ये फायदा है जब हम सेक्शन डी से अपने आंसर शीट को करना शुरू करते हैं। सेक्शन डी, सेक्शन सी, सेक्शन बी, फिर सेक्शन ए। हमेशा लास्ट से शुरू कीजिए ताकि आप सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करने वाले क्वेश्चंस को सबसे पहले अटेम्प्ट कर पाए। तो ये था सेक्शन डी से करने का रूल।
इसके बाद 6th नंबर पे है राइट इन पॉइंट्स। इस बात को याद रखिए कि आप हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखिए, पैराग्राफ्स में नहीं, इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स में आपको नहीं लिखना, आपको पॉइंट्स में लिखना है। पैराग्राफ्स में लिखने के लिए यहाँ पर इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि जब आप पैराग्राफ्स में लिखते हैं तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है और पॉइंट्स में इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता। दूसरी चीज, पैराग्राफ जो है कोई भी पढ़ने में दिलचस्पी नहीं रखता। अगर मैं आपको कोई पैराग्राफ दे दूं कि मेरे बारे में ये पढ़िए या मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, आप इसे पढ़िए, तो आप बहुत ज्यादा बोर हो जाएंगे। ये सीधी सादी साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो पैराग्राफ्स कोई नहीं पढ़ना चाहता, कोई एग्जामिनर्स में इंटरेस्टेड नहीं होता। वो जो है पॉइंट्स पर फोकस करते हैं क्योंकि पॉइंट्स को हम इजीली, हमारी जैसे ही उस पर विजन पड़ती है, जैसे ही हम उस पर दृष्टि डालते हैं, हमें पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। पहले पॉइंट में ये है, अच्छा ठीक है, टिक्का। दूसरे पॉइंट पे ये है, टिक्का। तीसरे पॉइंट पे ये टिक्का। इस तरह से आपको जो है सीधा 5 के 5 मार्क्स मिल जाते हैं पॉइंट्स में लिखने की वजह से। बट पैराग्राफ्स में वो काटेगा क्योंकि वो थ्योरी में ही इंक्लूडेड किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको पॉइंट्स में ही जो है अपने आंसर्स को हमेशा लिखना है। अब इसके बाद 7 नंबर पे है अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग, अब कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि अंडरलाइनिंग करना तो लड़कियों का काम है, ये तो लड़कियां सजा सजा के करती हैं। बट ऐसा नहीं है। आपको इस बात को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि चाहे गर्ल है या बॉय है, आपको अपने पेपर को अटेम्प्ट करते वक्त अंडरलाइनिंग पर फोकस करना चाहिए। आपका जब एग्जाम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, आपने शीट में सारे आंसर्स लिख दिए हैं, उसके बाद आपको अंडरलाइनिंग करनी बनती है। अंडरलाइनिंग किन किन चीजों के नीचे, जैसे कि आपने कोई हेडिंग्स लिखी है तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप हेडिंग में लिखने की कोशिश कीजिए। हेडिंग्स के नीचे आप अंडरलाइनिंग कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर को रियली दूर से ही क्लैरिटी मिले कि अच्छा इस पॉइंट में ये ही लिखा होगा, क्योंकि हेडिंग के मेन सब्सिक्वेंट से ही वो चीज क्लियर हो जाती है। तो आपको अंडरलाइनिंग पर फोकस करना है। इसके अलावा आप अंडरलाइनिंग और कहाँ कर सकते हैं, मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन खत्म हुआ, उसके नीचे आप अंडरलाइनिंग कर दीजिए। उसके नीचे जब दो लाइंस का हमने स्पेस दिया, उसके नीचे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, फिर हमने उसके नीचे वो कर दिया अंडरलाइनिंग, फिर उसके बाद 2 लाइंस के बाद, इससे ज्यादा क्लियर होगा कि अच्छा इसके बाद ये क्वेश्चन, इसके बाद ये क्वेश्चन है। तो अंडरलाइनिंग से भी बहुत बढ़िया इफेक्ट पड़ता है क्योंकि ये आपके पेपर को नीट एंड क्लीन दिखाता है। अगर आपसे कोई गलती भी हो, ने उसके नीचे अंडरलाइनिंग की थी, तो इससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो गलती वहीं पर ही छिप जाती है। इसके अलावा एक और बात है कि आपको कटिंग्स में बिल्कुल भी फोकस नहीं करना, कटिंग्स बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको अपने एग्जाम को देना है, क्योंकि कटिंग से बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, तो वो चीज आप ना कीजिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अंडरलाइन पर फोकस करने के बाद इसके बाद तो साफ सीधी बात है, जब आपने इतने अच्छे से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट किया है और आपके पास क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से आपको पता थे आंसर्स, तो आपके 100 आउट ऑफ 100 ही आएंगे, 100 आउट ऑफ 99.96 आएंगे। इस तरह से आपके और बढ़िया परसेंटेज ही बनेगी क्योंकि आपने बहुत अच्छे से अटेम्प्टेशन भी की और आपको सब कुछ आता भी था। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ये एडिशनल सेशन यहीं पर ही खत्म किया जाता है और नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी न्यू एजुकेशनल टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। Top Star Education Classes Official. Your one step towards study can change this world as well as yourself.